हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। माय नेम इज जया सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कॉमर्स नेशन में। आज हम फिर से लेके आ गए हैं टेस्ट सीरीज, और ये आपका टेस्ट सीरीज रिलेटेड है पब्लिक फाइनेंस के सब्जेक्ट से। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस का ऑलरेडी क्वेश्चंस हो चुके हैं 45 तक। आज हम फर्दर क्वेश्चन नंबर 46 से देखने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी ये टेस्ट सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है और क्या कह रहा है, what does the concept of consumer surplus play in the प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है उस जो उसमें कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस, वो क्या कहता है। तो बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस हमें पता है क्या होता है कि जब भी हम कितना पे करना चाहते हैं और एक्चुअली हम कितना पे करते हैं, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारी कंज्यूमर सरप्लस होती है। ठीक है, जैसे कि हमें कोई चीज 20 रुपए में मिल रही है, लेकिन हमें उसके लिए 30 रुपए पे करने को भी हम रेडी हैं कि हम 30 भी होता तो पे कर देते, क्योंकि वो हमें इतना सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो वो जो 10 रुपए डिफरेंस है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल रेवेन्यू रिसीव बाय प्रोडक्ट, या रिप्रेजेंट टोटल प्रॉफिट अर्न बाय प्रोड्यूसर? इट मेजर द डिफरेंस बिटवीन what consumer are willing to pay and what they actually pay. The correct option is the option C. 47. In the context of the principle of maximum social advantage, ठीक है, what does the Pareto efficiency refers? ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज में पैरेटो इफिशियंसी क्या कहती है, तो पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो पैरेटो इफिशियंसी रिफर्स टू अ सिचुएशन। तो पैरेटो इफिशियंसी की ऐसा सिचुएशन है जहां पे हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं इन द वे ऑफ कि नो इंडिविजुअल कैन मैन बेटर। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल मैन बेटर नहीं है ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, 48. The principle of maximum social advantage focus on achieving balance between। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है वो किस पे फोकस करता है? ऑन द अचीविंग द बैलेंस बिटवीन ऑप्शन ए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे, या कंज्यूमर के प्रेफरेंस एंड प्रोड्यूसर के प्रॉफिटेबिलिटी पे, या इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे, या कैपिटल एक्यूमुलेशन, या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे। तो बेसिकली ये किस पे करते हैं? ये जो है वो करते हैं कंज्यूमर के प्रेफरेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फोकस करता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल। तो एक्सप्लेनेशन, द प्रिंसिपल मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एम टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन मीटिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड इंश्योरिंग दैट प्रोड्यूसर ऑपरेट प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, उन दोनों को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, मीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49. Which of the following scenario would like lead to violation of principle of maximum social advantage? ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा सिनारियो है जहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का वायलेशन हो रहा है? वो तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, जहां पे कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो रही है और प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज हो रही है, या यहाँ पे बोथ कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज है और प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज है, या यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज है, प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज है, या बोथ कंज्यूमर सरप्लस आर डिक्रीज, प्रोड्यूसर सरप्लस आर डिक्रीज। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज यहाँ पे कंज्यूमर प्रोड्यूसर के दोनों की सरप्लस की बात करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रेफरेंस एंड प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी पे मेजर करता है। तो यहाँ पे वॉयलेशन तब होगा जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस भी घटते हुए दिखेगा और क्या दिखेगा? हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस भी क्या होगा? डिक्रीज होते हुए दिखेगा। तो वो वाला सिनारियो हमारा क्या हो जाएगा? वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 50. इफ अ गवर्नमेंट इम्पोजेस अ प्राइस सीलिंग, ठीक है, below the equilibrium price, what is likely occur in the term of the principle of maximum social advantage? Increase allocative efficiency, decrease consumer surplus, increase producer surplus, decrease इन डेड वेट। तो सबसे पहले आपको प्राइस सीलिंग का मतलब पता होना चाहिए। सपोज मान लो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? ये हमारी डिमांड और ये हमारी सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई जहां मीट करते हैं,
ठीक है, वही हमारी क्या हो जाती है, एक मार्केट प्राइस हम सेट कर देते हैं। तो सपोज मान लेते हैं बच्चा कि यहाँ पे मार्केट प्राइस हमारी 100 रुपए सेट हो गई, और यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो बेचारे उदास हो गए कि 100 रुपए बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपए बहुत ज्यादा है सपोज। ठीक है, तो कंज्यूमर उदास, तो कंज्यूमर की इस उदासी को दूर करने के लिए हमारे पास सरकार आती है और कहती है ठीक है, हम आपके लिए प्राइस को कम करेंगे। तो इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था, तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब कंज्यूमर प्राइस को यहाँ सेट कर देती है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 80 कर देती है, तो इसको हम प्राइस सीलिंग बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जब प्राइस सीलिंग हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्या इफेक्ट दिखने को मिल रहा है, क्या टर्म दिखने को मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एलोकेटिव इफिशियंसी तो इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक, कंज्यूमर का सरप्लस क्या डिक्रीज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर पैसा देना चाहता ही नहीं है ना, कंज्यूमर पैसा देना चाहता ही नहीं है एडवांस, तो ऑफ कोर्स तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि 100 होता तो शायद इंक्रीज होता। ठीक है, अब 80 हो गया तो प्रोड्यूसर का सरप्लस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अ प्राइमरी कंसर्न। ठीक है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्राइमरी कहाँ पे कंसर्न होता है, ठीक है, तो मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ पे, मैक्सिमाइजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू पे, या मैक्सिमाइजिंग द यूनिटी ऑफ कंज्यूमर, या मैक्सिमाइजिंग द ओवरऑल वेलफेयर सोसाइटी। तो ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एडवांटेज प्राइमरी कंसर्न करता है वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी। The central goal principle maximum social advantage achieve the highest possible level welfare of the society। ठीक है, 52 assertion reason है, public expenditure refers to government expanding on various activity and service। ठीक है, public expenditure में क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंड करती है बहुत सारी एक्टिविटीज और सर्विसेज में। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करती है। एंड रीजन, it include both capital and revenue expenditure aimed at promoting economic growth and providing public goods। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो दोनों ही एम क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है और पब्लिक गुड में, पब्लिक्स में गुड्स को प्रोवाइड करता है। तो ऑफ कोर्स बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रू है। चलिए 53, public expenditure can be classified development and non development expenditure। ठीक है, तो assertion में क्या कह रहा है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्लासीफाई कर रहा है डेवलपमेंट में भी, नॉन डेवलपमेंट में भी। तो ऐसा एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट करती है जो डेवलपमेंट के लिए भी है और नॉन डेवलपमेंट के लिए भी है। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट पर्पज के लिए होता है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। एंड नॉन डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर अनरिलेटेड, ठीक है, अनरिलेटेड होता है इकोनॉमिक के ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, तो बोथ रीजन आर ट्रू, मतलब अनरिलेटेड होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 assertion, public expenditure can influence income distribution in a country। ठीक है, जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर होती है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कंट्री। रीजन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन अ सोशल वेलफेयर programs can reduce income inequality, providing support to disadvantaged populations। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है, और क्यों करती है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंड करता है सोशल वेलफेयर पे। ठीक है, इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो बोथ assertion आर रीजन आर ट्रू। ठीक है, 55 canons of public expenditure are guiding principle that help ensure effective and efficient spending by the government। ठीक है, जो भी कैनन ऑफ अ पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या गाइड करती है, वो क्या प्रिंसिपल गाइड करती है कि इंश्योर करे इफेक्टिव और इफिशियंट स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट स्पेंड करी वो इफेक्टिव और इफिशियंट हो। ठीक है, तो एसर्शन हमारा सही है। रीजन, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, क्या प्रोवाइड करती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कैटेगराइजिंग एक्सपेंडिचर इनटू एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कैटेगरीज। तो हमारा ऑप्शन बी, बिकॉज बोथ एसर्शन रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। एसर्शन इज अ ट्रू
canon public expenditure are indeed guiding principle that aim to ensure effective and efficient government spending. However, reason is not entirely accurate because of reason जो है ना वो आपके इस assertion के accurate रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, इसीलिए रीजन हमारा एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा assertion से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, public expenditure on infrastructure project is considered a capital expenditure, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे क्या कर रही है, कंसीडर कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा रही है, बिल्कुल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, ठीक है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ एसेट, क्यों, क्योंकि एक एसेट को क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये हमारा बोथ रीजन सही है। 57, public expenditure can stimulate economic growth and demand in a country, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है सर्सन, ठीक है। गवर्नमेंट कैन स्पेंडिंग ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट एंड सर्विस इंक्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है एक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिमांड इन अ कंट्री के लिए किया जाता है, ठीक है, वो उसको क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, स्टिमुलेट करती है। और ये क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है पब्लिक पे प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज इंक्रीज की जा रही है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या है, रीजन सही है। तो बोथ ऐसा रीजन आर ट्रू। व्हाट इज अ पब्लिक डेट? पब्लिक डेट क्या होता है? डेट इनकर्ड बाय इंडिविजुअल, डेट इनकर्ड बाय कॉर्पोरेशन, डेट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड डेट इनकर्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जब सरकार के पास क्या हो जाता है, अपने जो भी खर्चे हैं, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हो जाता है, डेफिसिट हो जाती है, कमी हो जाती है पैसे की, तो वो क्या करती है, डेट को इनकर्ड करती है, डेट लेती है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इशू गवर्नमेंट बॉन्ड? क्या पर्पस है गवर्नमेंट बॉन्ड को इशू करने का? डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गई है, या इन्फ्लेशन रेट बढ़ गए हैं, या रेज फंड फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर, या रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट फॉर द कंज्यूमर। तो ऑफ कोर्स सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड कब क्यों इश्यू किया जाता है, प्राइमरी पर्पस, क्योंकि यहाँ पे फंड को रेज करना है पब्लिक के एक्सपेंडिचर के लिए, पब्लिक के खर्चों के लिए गवर्नमेंट को क्या करना है, पैसे चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे इशूइंग अ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है। व्हाट इज द की 60, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल डेट एंड इंटरनल डेट? क्या डिफरेंस है एक एक्सटर्नल डेट में और इंटरनल डेट में? तो बेसिकली एक्सटर्नल डेट का मतलब क्या होता है, बाहरी, और इंटरनल डेट मतलब अंदरी। तो जब भी सरकार अपने विद इन द अपने इंडिया या अपने कंट्री में ही क्या करती है, डेट लेती है, पैसा लेती है, तो उसको इंटरनल डेट बोलते हैं, और जब भी बाहर फॉरेन कंट्री से पैसा लेती है सरकार, तो उसको एक्सटर्नल डेट बोलते हैं। यही एक डिफरेंस होता है। तो एक्सटर्नल डेट refers to money borrow from the foreign sources, ठीक है, while internal debt borrow from the domestic sources, ठीक है। एंड बी, एक्सटर्नल डेट इनकर्ड गवर्नमेंट while internal debt incurred by private individual, तो बी भी नहीं होगा। एक्सटर्नल डेट ऑलवेज फॉर्म ऑफ लोन्स while internal debt always forms of bond, ठीक है, नो। एक्सटर्नल डेट यूज फॉर द शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, नो। The correct option is A, because of external debt refers to money borrowed from a foreign sources, मैंने आपको बताया इंटरनल डोमेस्टिक सोर्सेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल डेट? ठीक है, क्या एग्जांपल एक्सटर्नल डेट का? ए लोन टेकन बाय अ कंट्री गवर्नमेंट फ्रॉम इज सेंट्रल बैंक, या फंड बोरो बाय अ कंपनी फ्रॉम अ लोकल बैंक विद इन द कंट्री, या मनी बोरो बाय अ कंट्री गवर्नमेंट फ्रॉम फॉरेन डेवलपमेंट बैंक, या डेट इनकर्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड यूजेस। तो बेसिकली सी, मनी बोरो बाय अ कंट्री गवर्नमेंट फ्रॉम अ फॉरेन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। 62, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इशू इंटरनल डेट? क्या प्राइमरी पर्पस होता है इंटरनल डेट को इशू करने के लिए? फंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनेंस पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए, स्टैब्लिश ट्रेड एग्रीमेंट विद अ फॉरेन कंट्री के लिए, फैसिलिटेट करेंसी एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन के लिए, या प्रमोट इंटरनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए।
तो ऑफ कोर्स इज अ फाइनेंशियल पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। बेसिकली सरकार क्यों डेट ले रही है, कर्जा क्यों ले रही है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसके पास एक्सपेंसेस कम पड़ गए, पब्लिक पे क्या करना, जो भी मतलब वेलफेयर करना, प्रोजेक्ट करना, उसके लिए पैसा कम है, इसलिए वो क्या करती है, फाइनेंस करती है फॉर द पब्लिक प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव। व्हाट इज अ डेट रिडम्पशन, ठीक है। डेट रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप पेमेंट कर रहे हो, रीपेमेंट जब आप करते हो तो इट वाज अ रिडम्पशन, ठीक है। ऑप्शन ए, द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग डेट इन अ सिंगल लमसम, ठीक है, आपने पूरा एक बार में दे दिया। एंड द प्रोसेस ऑफ रीफाइनेंसिंग डेट, आपने फिर रीफाइनेंस कर रहे हो लोअर इंटरेस्ट पे, या एक्सटेंडिंग द मैच्योरिटी डेट ऑफ डेट, या प्रोसेस इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट। तो एक्चुअली क्या होता है हमारा रिडम्पशन जो होता है, डेट रिडम्पशन, कि आप रीपे कर रहे हो डेट को इन द सिंगल लम सम में, ठीक है, लम सम में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मेथड ऑफ डेट रिडम्पशन, ठीक है। इसमें से कौन सा मेथड है जो डेट रिडक्शन में नहीं होता है, ठीक है। एडवर्टाइजेशन, डेट कंसोलिडेशन, सिंकिंग फंड, बैलून पेमेंट, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 64, तो बेसिकली डेट कंसोलिडेशन, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। एडवर्टाइजेशन भी होता है, सिंकिंग फंड भी होता है, बैलून पेमेंट भी होता है। एडवर्टाइजेशन बेसिकली जब भी आप इंटेंजिबल एसेट पे आई थिंक होता है, ठीक है। और सिंकिंग फंड आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा क्या करते हो, एक्यूमुलेट करते हो, जोड़ते हो, उसको हम सिंकिंग फंड कहते हैं। बैलून पेमेंट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज अ सिंकिंग फंड, देखिए आ गया सिंकिंग फंड क्या होता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया सिंकिंग फंड का मतलब कि जब आपको क्या करना है, कोई एसेट लेना है, कुछ भी ऐसी चीजें लेनी है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने पैसे को रिजर्व कर रहे हो, पैसे को जोड़ रहे हो, ठीक है, उसको लेने के लिए। तो इट अ फंड सेटअप ऑफ इन्वेस्ट हाई रिस्क, नो, इट फंड एस्टैब्लिश एक्यूमुलेटेड मनी ओवर टाइम फॉर द पर्पज ऑफ अ रीपेइंग डेट, यस, ठीक है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, बिकॉज ऑफ जब हम एक्यूमुलेट करते हैं मनी को ओवर टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक, बिकॉज ऑफ हमें क्या करना है, रीपे करना है डेट को, ठीक है। व्हाट इज द बैलून पेमेंट, तो बैलून पेमेंट ना बेटा क्या होता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेट रिडक्शन। तो बैलून आप जानते हो कि पहले कुछ इस तरीके से हमारे पास बैलून होते हैं, ठीक है, कैसे ही बैलून होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, हाँ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसमें ऐसे हवा भरने के लिए ऐसे होता है, ठीक है। अब आप इसमें हवा भरते हो, तो जैसे आप इसमें हवा भरते हो, भरते 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 ये कुछ इस तरीके से भर जाता है, ठीक है। मतलब तो यही बैलून पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी यही है, कि मतलब आप जब लोन लेते हो ना, तो जब आप लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट कम होता है, और जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाता है उसका इंटरेस्ट क्या होता है, हाई हो जाता है। दिस वाज व्हाट, बैलून पेमेंट। समझ आया, बैलून से आपका है कि पहले बैलून एकदम छोटा सा पिचका हुआ रहता है, जैसे आप उस पर हवा भरते जाते हो, एट द टाइम आते 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 वो क्या हो जाता है, फूल जाता है इतना बड़ा। ठीक उसी तरीके से बैलून पेमेंट भी होता है, कि जब आप क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट कम रहता है, और टाइम पे बढ़ते बढ़ते उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। ये पेमेंट A payment made at the beginning of a loan term reduce interest cost. As the payment is significantly larger than regular payment usually end of the loan term. The payment made when the interest rate on a loan increases. Payment when debt transfer to a collection एजेंसी, ओके। तो 66 का हमारा क्या होगा, बी। पेमेंट दैट इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द रेगुलर पेमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, पेमेंट सिग्निफिकेंटली लार्जर बढ़ जाता है आपके रेगुलर पेमेंट से, ठीक है, यूजुअली एट द एंड ऑफ द लोन टर्म। जैसे जैसे आपका क्या होता है, लोन का टाइम मतलब बढ़ते गया, और जैसे ही आपका एंड करना आ गया कि लोन अब यहाँ पे एंड हो जाएगा, आप ज्यादा पे करते हो अपने रेगुलर पेमेंट से, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलून पेमेंट, ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज अ कैपिटल लेवी। कैपिटल लेवी क्या होता है, टैक्स इम्पोज ऑन इंडिविजुअल इनकम, टैक्स इम्पोज ऑन कैपिटल एसेट इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन, या टैक्स इम्पोज इंपोर्टेड गुड, या टैक्स इम्पोज इसेंशियल कमोडिटी। तो बेसिकली कैपिटल लेवी जो आपका होता है, एक वन टाइम टैक्स इम्पोज होता है, जो कैपिटल एसेट पे लगता है, आपके वेल्थ पे, आपके प्रॉपर्टी पे, आपके फाइनेंशियल होल्डिंग पे, एंड एटसेट्रा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, द स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस द गवर्नमेंट डेट थ्रू इंक्रीज टैक्सेशन, ठीक है। वो पता ही डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, जब भी बेसिकली क्या करते हैं, हाँ, जब भी बेसिकली हम
हमारा डेफिसिट हो जाता है, ठीक है, जब डेफिसिट कमी हो जाती है तो हम पैसे लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पैसे लेने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या होता है, जो भी डेफिसिट जो भी कमी है उसे हम कवर कर ले। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को दूर करने के लिए डेट टेप मतलब बहुत सारा ऑप्शन होता है कि मतलब लोग क्या करते हैं, फिर से इशू नोट को इशू करते हैं या डेट ट्रेड करते हैं, उधार लेते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी रिड्यूस गवर्नमेंट डेट थ्रू इंक्रीज टैक्सेशन, नहीं, ये नहीं होता है। स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ जाए और बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, या स्ट्रैटेजी ब्रीज द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू बाय बोरोइंग, एक गैप होती है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट सी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लो, डेफिसिट फाइनेंसिंग रिफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग मनी टू कवर द गैप बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। तो जो भी गैप आ रही है, सपोज मेरी एक्सपेंडिचर 500 है, ठीक है, और मेरा रेवेन्यू 200 है, तो ये जो गैप आ रहा है 300 का, तो इस 300 को कवर करने के लिए हमें डेफिसिट मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उस कमी को दूर करने के लिए हमें बोरोइंग करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द फॉलोइंग अ पोटेंशियल ड्रॉबैक कैपिटल लेवी, क्या ड्रॉबैक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन है इट इज अ डिस्करेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती है, या रिड्यूस इन्फ्लेशन, प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या सिंप्लीफाई टैक्सेशन टैक्स सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, डिस्करेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, ऑन द पोटेंशियल ड्रॉबैक कैपिटल लेवी इज अ मे डिस्करेज इंडिविजुअल एंड ऑपरेशन फॉर corporation from saving and investing, impose their accumulated wealth and asset. Question number 70, what type of organization structure involve clear and hierarchical level authority well define the roles, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, क्लियर हायरार्किकल लेवल एंड ऑथोरिटी वेल डिफाइंड जॉब रोल बता रहा है। तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस, मैट्रिक्स, सेंट्रल या टॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली आपका ये फ्लैट और टॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, आपने स्पैन ऑफ द कंट्रोल सुना ही होगा। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि जब एक सिंगल सबऑर्डिनेट या मैनेजर क्या करता है, सॉरी एक मैनेजर बहुत सारे सबऑर्डिनेट को क्या करता है, अपने अंदर संभालता है, तो वो एक स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। तो उसमें भी दो टाइप, एक टॉल और एक फ्लैट। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 2 लोग हैं या 1 लोग है, ठीक है, एक के अंदर 2 लोग काम कर रहे हैं और फिर इनके अंदर 2 लोग काम कर रहे हैं, इनको संभाल रहे हैं, ठीक, और इसके अंदर 2 लोग हैं। तो दिस इज व्हाट अ टॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हमारा टॉल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या है, इन्वॉल्व अ क्लियर स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, क्लियर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि ये बंदा इसको संभालेगा, इन दोनों को संभालेगा, ये इसको, और हायरार्किकल लेवल ऑफ अथॉरिटी और वेल डिफाइंड जॉब है। तो दिस इज व्हाट अ टॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, clear. Next, question number 71, which administrative function focus on identifying अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट जॉब पोजीशन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है जो पोटेंशियल दिखाता है, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल फॉर अ जॉब पोजीशन। तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग। तो ऑफ कोर्स स्टाफिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टाफिंग ही क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा क्या है हमारा फंक्शन है जो क्या करता है, एक जॉब पोजीशंस के लिए कैंडिडेट को देखता है, ठीक है, उसमें हम सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टाफिंग क्या करता है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, इन द बजटिंग प्रोसेस विच बजट एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर स्पेसिफिक पीरियड, टिपिकली अ ईयर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा बजटिंग प्रोसेस है जो क्या एस्टिमेट करता है इनकम एंड एक्सपेंसेस को स्पेसिफिक पीरियड के लिए और टिपिकली ईयर। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, ऑपरेटिंग, कैपिटल, फ्लेक्सिबल, जीरो। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑपरेटिंग बजट। तो ऑपरेटिंग बजट एस्टिमेट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस को क्या करता है, एक्सपेक्टेड करता है। 73, which budgeting approach require manager to build budget from a scratch every budgeting cycle without railing on a previous budget, increment budgeting, activity based budgeting, zero based budgeting या performance based budgeting, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि ऐसा कौन सा अप्रोच है जो मैनेजर क्या करता है, बिल्ड करता है बजट को, कि जहां पे बजटिंग साइकिल विदाउट रेलिंग ऑन अ प्रीवियस बजट,
तो यहाँ पे जीरो बेस बजटिंग का मतलब समझ जाओगे आप, तो इसका मतलब समझ जाओगे। तो जीरो बेस बजटिंग का मतलब ये हम बेस किसको मान के चल रहे हैं, जीरो को बेस मान के चल रहे हैं कि अगर हमारा इस साल, ठीक है, इस साल अगर हमने कोई बजट डिसाइड किया, ठीक है, तो अगले साल हम उसी प्रीवियस वाले बजट की नीड को, सब कुछ चीज को देख के नहीं आगे अपना बजट डिसाइड करेंगे। जो इस साल की हमारा नीड है, कंपनी की नीड है, उसको देख के हम क्या करेंगे, अपना बजट डिसाइड करेंगे, वो हमारा जीरो बेस बजटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हमने क्या मान के चल रहे हैं, जीरो मान के चल रहे हैं, इसको जीरो बेस बजटिंग बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि एवरी बजटिंग साइकिल विदाउट अ रेलिंग ऑन द प्रीवियस बजट। ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस बजट की चीजों को देख के चल रहे हो कि अच्छा ये ऐसा था तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, नहीं। आप अभी इस करंट टाइम में आपकी कंपनी को या आपकी जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या नीड है, उसको हम देख के अपने बजट को डिसाइड करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर में हमारा 1 लाख का बजट था, तो हो सकता है इस साल हमारा 50,000 का हो। ऐसा नहीं है कि 1,20,000 1,50,000 का हो सकता है इस साल हमें 50,000 का बजट तैयार करना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, which management principle emphasizes should be single clear chain command with organizations। ठीक है, सिंगल क्लियर चेन, तो क्या हो जाएगा 74 का हमारा, बी इज अ स्केलर चेन। ठीक है, इसमें समझने की जरूरत ही नहीं, आपको पता ही है। What is the purpose of a Gantt chart? Project management execution। Gantt chart बेसिकली आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है। जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें एक चार्ट आप बनाओगे जिससे आपको हेल्प मिलती है अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो रिसोर्सेस एलोकेट करने के लिए, रिस्क को असेसमेंट करने के लिए, कॉस्ट को एस्टिमेशन करने के लिए, या शेड्यूल विजुअलाइजेशन करने के लिए। तो ऑफ कोर्स इज अ रिसोर्सेस को एलोकेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 76, डेलीगेशन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डेलीगेशन एक एसेंशियल एस्पेक्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 का, एंड देन डेलीगेशन इन्वॉल्व करता है असाइनिंग टास्क अथॉरिटी तो हेल्प रिड्यूसिंग वर्कलोड। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब डेलीगेशन आप क्यों कर रहे हो, सपोज मान लेते हैं कि आप मेरे अंडर में वर्क कर रहे हो और मुझे लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है मेरे ऊपर, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको अपना काम क्या कर रही हूँ, ट्रांसफर कर दे रही हूँ कि आप मेरा काम क्या करो करो। ठीक है, तो यहाँ पे डेलीगेशन होता है और इस तरीके से मेरा भी वर्क क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मेरे ऊपर बर्डन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, 77 असर्शन जीरो बेस्ड बजटिंग क्या रिक्वायर करता है, एवरी एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करने को, अप्रूवर ईच बजट साइकिल। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या रिक्वायर है, एवरी एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करता है। ठीक है, ईच बजट, एंड जीरो बेस्ड बजटिंग एम टू एलिमिनेट इफिशिएंसी इवैल्यूएटिंग ऑल expenses from a scratch rather than using the previous budget as a starting point। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन बोथ है असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि जीरो बेस बजटिंग जो है वो एक एक्सपेंसेस को जस्टिफाई तो कर रहा है, अप्रूव तो कर रहा है, बजट साइकिल तो देख रहा है, लेकिन इसका रीजन कह रहा है कि जीरो बेस बजटिंग का एम होता है एलिमिनेट द इनएफिशिएंसी। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप असर्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, जो असर्शन कह रहे हैं वो आपने यहाँ पे नहीं दिखाया एक्यूरेट, इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है इंक्रीमेंटल बजटिंग इज अ लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, कंपेयर टू जीरो बेस बजटिंग। तो जो इंक्रीमेंटल बजटिंग है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है कंपेयर टू जीरो बेस बजटिंग के। ठीक है, तो रीजन क्या है, इंक्रीमेंटल बजटिंग इन्वॉल्व मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंटल बजटिंग जो होता है वो एक स्मॉल एडजस्टमेंट करता है टू द प्रीवियस बजट को भी देख के, फोकस करता है मेनली ऑन चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एसर्शन सही, रीजन फॉल्स, बिकॉज रीजन गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आप देखो, एसर्शन इज अ ट्रू, इंक्रीमेंटल बजटिंग इज अ जनरली लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, कंपेयर टू जीरो बेस्ड बजटिंग, और इन्वॉल्व मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रीजन में था कि मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट इन प्रीवियस बजट, बट हाउएवर रीजन इज अ फॉल्स, लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब आपको पता ही है, जो क्या कहते हैं, प्रोसेस होता है लॉज को, न्यू लॉज को क्रिएट करना, अमेंडिंग करना, एग्जिस्टिंग वंस करना। ठीक है,
फॉर्मुलेशन करना, डिबेट करना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इन्फोर्स लॉ, इंटरप्रेट लॉ, क्रिएट लॉ या इन्वेस्टिगेट अ क्राइम। The correct option is C, to create law. 80. Which branch of government is responsible? कौन सा branch हमारा responsible है execution of laws को? Legislative branch, executive branch, judicial branch या administrative branch? The correct option is the executive branch. ठीक है, जो execute करता है, responsible है. What is the role judicially the process executions of laws? क्या process है laws को create करना, enforce करना, interpret करना या purpose of a new laws to interpret laws. ठीक है. Question number 82. Which of the following statement is true regarding the separation of power? ठीक है, इसमें से कौन सा सही है कि पावर को सेपरेशन करते हैं? तो legislation and execution are always performed same branch of government, या legislation and execution are completely independent and have a no relationship, या legislation is performed by the execution branch and execution performed by the legislative branch, या legislation execution judiciary are separate branch of the government with a distinct roles. ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रू है वो आपका है डी, बिकॉज ऑफ लेजिस्लेशन एक्सक्यूशन जुडिशरी क्या है, सेपरेट ब्रांच है गवर्नमेंट का विद द, और उसकी डिस्टिंक्ट रोल है, डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस है, डिस्टिंक्ट काम करता है. ठीक है. 83. व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सक्यूशन ब्रांच रोल एंड एक्सक्यूशन ऑफ लॉज? ठीक है, क्या पर्पज है? To propose the new legislation, to enforce laws and ensure their implementation, या to interpret laws and issuing judgment, या to debate and discuss laws. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो पर्पस होता है एक्सिक्यूटिव ब्रांच का वो क्या होता है, वो होता है हमारा इन्फोर्स लॉ को इन्फोर्स करना और इम्प्लीमेंटेशन करना. 84. assertion legislation is the process of making or enacting law through the formal adoption or statute or regulation. ठीक है, स्टेटस क्या लिखा है, स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस. ठीक, या द एक्सक्यूशन, यहाँ पे एसर्शन कह रहा है कि लेजिस्लेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लॉ को मेक किया जाता है, इनेक्ट किया जाता है फॉर्मल एडॉप्शन के साथ और रेगुलेशन के साथ. ठीक, तो क्या ये हमारा एसर्शन सही है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यस, कि एसर्शन हमारा तो यहाँ पे सही कह रहा है, लेकिन रीजन कह रहा है कि द एक्सक्यूशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व द इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन of these statutes and regulation in a consistent and fair manner. इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी रेगुलेशन है कंसिस्टेंट है वो फेयर मैनर में हो. तो assertion and reason are true. 85. The separation of the power is a democratic system involve dividing government function into 3 branches. ठीक है, legislative, executive and judicial. ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. And the separation is essential to prevent any branch from gaining excessive power and ensure system check and balance. So is the correct option is the A. तो explanation देख लेते हैं. सेपरेशन ऑफ पावर फंडामेंटल, एक पावर को सेपरेट करना एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक सिस्टम का. ठीक है, क्यों? कि जिससे सारे जितने भी ब्रांच है कंफ्यूजिंग ना हो, सबका डिस्टिंक्ट फीचर हो. ठीक है, और रीजन सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए डिजाइन किया गया है कि एक ब्रांच बिकमिंग अ पावरफुल हो और सिस्टम को क्रिएट कर सके और अपने चीज़ों को चेक कर सके एक्यूरेटली. ठीक है, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था. आज के सेशन में बस इतना ही हम क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम ऑनवर्ड 86 से देखेंगे और आपका पब्लिक फाइनेंस का ये भी टेस्ट सीरीज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे और आपको एक अच्छा गाइडलाइंस भी मिल जाएगा और आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हो और ऐसे एमसीक्यू लगा के आप अपनी स्किल को बिल्ड कर सकते हो और अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो. ठीक है, एक लास्ट मोमेंट है, आपको ले लेना चाहिए. ठीक, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, या आप PYQs या ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप लगा सकते हो. ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कहीं भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो टेक केयर एंड बाय बाय. पढ़ते रहो और हंसते रहो.